From this class, we are going to starting the other two abiotic factors which impact organisms in various ways, and these are our light and also soil. So we have already studied about two other abiotic factors, that was temperature and also water. So we are going to start with light here. So light is a part of the electromagnetic spectrum, a small part of the total electromagnetic spectrum. So the long electromagnetic spectrum, it extends from the cosmic rays to the radio waves. So यहाँ पर जो बहुत अलग अलग टाइप के जो रेज पाए जाते हैं जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उनमें सबसे ऊपर आता है कॉस्मिक रेज. सो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है और उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा. तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्मिक रेज का जो एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एंड दीज कुड बी रियली हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लकीली अर्थ पे नेग्लिजिबल अमाउंट में कॉस्मिक रेज आते हैं. नाउ कॉस्मिक रेज के बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन होता है दैट इज द गामा रेज. तो गामा रेज और कॉस्मिक रेज काफी हद तक क्लोज होते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी. सो आफ्टर कॉस्मिक रेज गामा रेज सबसे ज्यादा डैमेजिंग हो गए. गामा रेज के बाद जो रेज सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है दैट इज कॉल्ड द एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आते हैं हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज है. तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज के बाद एक्स रेज, उसके बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है कॉस्मिक रेज, उसके बाद है गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स. तो अगर हम इस साइड से इस साइड की ओर जाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएं, तो यहां पर जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो हमारा लैम्डा है वो इंक्रीज कर रहा है. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज करता है. अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी डिक्रीज करता है. सो यहाँ पर हमारे मतलब का जो लाइट है दैट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम और दिस पार्ट. तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इसकी रेंज है वेवलेंथ की 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, और जो कि जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहते हैं. सो दिस पार मींस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. तो ये जो पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है एंड ये जो पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें एक बस छोटा सा हिस्सा है जो कि हमारे प्लांट्स, जो भी अर्थ पे जितने प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. इसकी जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है. नाउ अगर हम आते हैं इस पूरे पार्ट में, तो जो ये अल्ट्रावायलेट रेज है इसे भी हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते हैं. यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम से जैसे ही हम बाहर जाते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड की तरफ, तो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम को ब्रेक डाउन करें तो यहां पर आता है विबग्योर. ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा. V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो रेड के बाद वाले और वायलेट से पहले वाले, ये सारे हमारी आंखों में विजुअल परसेप्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं. यानी कि हमारी आंखें जो हैं वो इसी रेंज की लाइट को जनरली परसीव कर सकती है, या जो हमारा विजुअल अपैरेटस है वो इस तरह से बना होता है कि हम इसी विबग्योर वाले रेंज में की लाइट की वजह से हम देख सकते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एडेप्टेशन होता है, जैसे कि हनी बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी देख सकती है बट हम नहीं देख सकते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने की एबिलिटी होती है जो कि डिफरेंट रेडिएशन में होती है. सो बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है दैट इज, उसे हम लाइट कहते हैं नॉर्मली, और जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसकी ये वेवलेंथ है दैट इज फ्रॉम
400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लाइट से हमें मतलब रखना है वो यही है, एंड ये हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है। नाउ अब हमें ये देखना है कि लाइट के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स पर। तो यही तो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या असर होता है, देन हमने देखा कि जो हमारे कंडीशंस में या इन्वायरमेंट में या सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट होता है वो क्या इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लाइट का क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनिजम्स पे, यानी कि इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिजम्स। तो एक इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि डायरेक्टली लाइट से ड्रिवन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड ये फोटोसिंथेसिस पूरे अर्थ का परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो रेडिएशन लाइट सन का जो अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल, और फिर उससे जो ग्लूकोज बनाता है, दैट इज द फूड सोर्स फॉर ऑल। बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी अल्टीमेटली उसी से डिराइव किए जाते हैं, उसी के एनर्जी की मदद से सिंथेसिस किए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आपने बचपन से पढ़ा होगा, एक रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O तो आपने बचपन से ये रिएक्शन पढ़ा होगा। यहां पर जरूरत होती है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। अब ये जो ग्लूकोज जो केमिकल सिंथेसाइज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ये आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रीफॉर्म होता है। सो दिस इज द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या है? सनलाइट। बिना सनलाइट के ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ना हो तो प्लांट्स ना तो खुद के लिए फूड सिंथेसाइज कर पाएंगे, और जब खुद के लिए ही फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे तो हर्बीवोरस के लिए कहाँ से सिंथेसाइज कर पाएंगे? और हर्बीवोरस मर जाएंगे तो कार्निवोरस खत्म, तो फिर बाकी उन पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स भी खत्म। तो यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस है पूरे अर्थ के फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि बिना फोटोसिंथेसिस के फूड चेन, फूड वेब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली जो एनर्जी ट्रांसफर होता है फूड चेन में, दैट इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज द प्लांट्स। नॉर्मली प्लांट्स ही होते हैं, और प्लांट्स के बाद जो भी आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज हर्बीवोर्स, या सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर्स, या फिर टर्शरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, और अल्टीमेटली डेट्राइटिवोर्स होते हैं, या फिर जो डीकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा फूड चेन है, इसके चलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लाइट ही है। तो इन सभी फूड चेन के जितने भी डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, अल्टीमेटली उनमें जो एनर्जी आता है वो प्लांट से आता है, और प्लांट में एनर्जी कहाँ आता है? सनलाइट से आता है। तो प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट के एनर्जी को, यानी कि जो लाइट एनर्जी है, उसे ये कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में, यानी कि ऑर्गेनिक एनर्जी कह सकते हैं हम इसे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड इट इज अ बेसिस ऑफ लाइफ। एक तरह से पूरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही होता है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसे कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो फोटोपीरियोडिज्म में ये क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट ऑन फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। यानी कि फोटोपीरियोडिज्म हम जनरली प्लांट्स के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे समर में बहुत लंबा टाइम तक सनलाइट होता है, विंटर्स में कंपैरेटिवली कम होता है। तो कुछ प्लांट्स, 3 तरह से प्लांट्स इसी की कैटेगरी पे बने हैं। One is called as long day plant, the other is called the day neutral plant and the third is called short day plants। तो ये 3 टाइप के जो प्लांट होते हैं वो इसी बेसिस पे क्लासिफाइड हैं कि उनको कितना सनलाइट चाहिए होता है। सो लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, इनमें जो भी चेंजेस आते हैं दैट इज फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या इकोलॉजिकल, तो उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं वो लाइट के रिस्पॉन्स में आते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग,
तो हो सकता है शॉर्ट डे प्लांट को एक सर्टेन अमाउंट में सनलाइट, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक सनलाइट चाहिए। लाइकवाइज डे जो लॉन्ग डे प्लांट्स है उन्हें भी चाहिए। तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि वो ग्रो कर सकते हैं, या फिर उनमें रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग हो सकता है, या उनमें लाइट के रिस्पॉन्स में सर्टेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है, या कुछ स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है लाइट के प्रेजेंस में। तो प्लांट्स पर जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है उसका असर हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। और इसी के बेसिस पर 11th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा होगा, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स। तो उनमें जो साइकिल्स चलते हैं, रिप्रोडक्शन या ग्रोथ या बाकी जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसी के कारण से होता है। नाउ वी कम टू द ट्रांसपिरेशन। आपने पढ़ा होगा, आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा, या फिर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी, कि जो वाटर है प्लांट के एरियल पार्ट से जब उड़ता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पर वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस 2 फॉर्म में हो सकता है। एक होता है गटेशन, जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये ट्रांसपिरेशन, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पे जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है प्लांट के एरियल पार्ट से। एरियल पार्ट जैसे कि स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, तो ये सारे प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं। तो इनसे जब पानी का इवेपोरेशन होता है थ्रू स्टोमाटा और लेंटिल्स, तो आपने पढ़ा होगा स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा लीव्स पर पाए जाने वाले छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जिनमें कि दोनों साइड में गार्ड सेल होता है। तो गार्ड सेल स्टोमाटा का ओपनिंग या क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं। तो वो जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है गार्ड सेल्स का स्टोमाटा में, तो फिर वो किसके रिस्पॉन्स में होता है, तो वो जनरली लाइट के रिस्पॉन्स में होता है। तो ये जो स्टोमाटा है ये दिन में खुल जाते हैं, दैट इज जैसे ही सुबह होता है सनलाइट उस पर लीफ पर आता है तो वो खुल जाता है, और जब शाम हो जाती है सनलाइट खत्म हो जाता है तो उस समय क्या होता है, गार्ड सेल स्टोमाटा को बंद कर देते हैं। तो लाइट के रिस्पॉन्स में स्टोमाटा खुल रहा है या बंद हो रहा है, तभी वो रेगुलेट कर रहा है ट्रांसपिरेशन को, क्योंकि अगर स्टोमाटा बंद हो जाए तो लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। लेकिन क्या ट्रांसपिरेशन टोटली बंद हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। प्लांट में ट्रांसपिरेशन 3 तरह से होते हैं। एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो 95 to 98% जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। फिर लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स आर लेंथ शेप्ड माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द स्टेम्स, जो कि सेल्स के रप्चरिंग से बनता है। तो ये लेंटिसेल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो होता ही नहीं है, यानी कि दिन हो, शाम हो, सुबह हो या रात हो, एनी टाइम पे ये लेंटिसेल्स खुले रहेंगे। तो जो लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होना है वो तो होते ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है किसी भी टाइम पर। लेकिन 95 to 98% जो स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो स्टोमाटा के ओपनिंग या क्लोजिंग के थ्रू ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कर सकता है। और ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस का एक तरह से बाई इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस करना है प्लांट को तो उसको CO2 लेना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएगा, तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि वाटर वेपर का भी लॉस हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसपिरेशन जनरली एक बाई इवेंट की तरह होता है, तो वो नॉर्मली हो जाता है दिन के टाइम में। अब बात करते हैं जर्मिनेशन के लिए। तो जर्मिनेशन में ऐसा होता है कुछ सीड्स में जो कि बिना लाइट के जर्मिनेट ही नहीं कर सकते हैं, और कुछ सीड्स ऐसा होता है कि लाइट में वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सीड्स लाइट के अंदर ही जर्मिनेट कर सकते हैं, बिना लाइट के वो जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक।
और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर लाइट पड़ेगा या फिर लाइट का प्रेजेंस होगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकते, तो उन्हें बोलते हैं नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक। तो यहाँ पे पॉजिटिव वो जिनके लिए लाइट एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए, और नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक वो होते हैं जिनके लिए लाइट नॉन एसेंशियल, जिनके लिए लाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, बिना लाइट के ही वो जर्मिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट लाइट अगर होगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। नाउ वी कम टू दिस पिगमेंटेशन। तो खासकर हमारे स्किन में एक केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन। तो ये मेलानिन हमारे स्किन में एक पिगमेंट की तरह होता है जो कि सिंथेसाइज होता है हर स्पीशीज में, हर ह्यूमन के रेसेस में। तो अलग अलग रेसेस में जो एवरेज मेलानिन कंटेंट होता है वो डिफर करता है। जैसे अफ्रीकन लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं तो वहाँ मेलानिन ज़्यादा होता है, अमेरिकन या यूरोपियंस में काफ़ी ज़्यादा फेयर स्किन्ड होते हैं तो उनमें मेलानिन कम होता है, इंडियंस में एवरेज होता है। तो ये जो मेलानिन का पिगमेंटेशन है ये रेस पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ साथ लाइट के एक्सपोजर पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि समर में आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज टैनिंग। तो समर में जो लोग सनलाइट में ज़्यादा देर रहते हैं या इन जनरल सनलाइट में जो लोग काम करते हैं, जो धूप में ज़्यादातर निकलते हैं, तो उनका स्किन डार्क हो जाता है। यानी कि नॉर्मली वो लोग जितने विंटर में उनका डार्क स्किन होगा उससे ज़्यादा डार्क स्किन हो जाएगा समर्स में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट के रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो मेलानिन को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये जो मेलानिन है हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल रेडिएशन को जाने से रोकता है। तो अगर इंसान ज़्यादा देर सनलाइट में है तो उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन जा सकता है। तो उससे बचाने के लिए बॉडी क्या करता है कि मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। लेकिन विंटर्स में इसका ऑपोजिट होता है। विंटर्स में सनलाइट का ड्यूरेशन भी कम होता है, सनलाइट का इंटेंसिटी भी कम होता है। तो उस केस में हार्मफुल रेडिएशंस का अंदर जाने का पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है। दूसरी बात कि थोड़ा सनलाइट का ज़रूरत तो बॉडी को होता ही है, क्योंकि हमारा बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज करता है। तो विंटर्स में क्या होता है कि मेलानिन का जो लेवल है इन जनरल कम हो जाता है। तो मेलानिन कम होने की वजह से विंटर्स में, यानी कि सनलाइट कम है उस वजह से वहां पर क्या हो रहा है कि मेलानिन कम होने से स्किन का जो टोन है वो फेयरर हो जा रहा है, समर में वही डार्कर हो जा रहा है। नाउ डेली रिदम इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो आपने नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में सुना होगा या फिर डाईयूरिनल एनिमल्स के बारे में सुना होगा। तो एनिमल्स में जो बिहेवियर है या हंटिंग है या स्लीपिंग का टाइम होता है, तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम डेली रिदम कहते हैं। तो डेली रिदम, जैसे कि लायंस जनरली नाइट में हंटिंग करना फेवर करते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो रात में ही एक्टिव होते हैं, जैसे कि आउल्स, जैसे कि बैट्स, और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स दिन में एक्टिव होते हैं। तो ये जो डेली रिदम होता है एनिमल्स में वो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है। कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो दिन में करेंगे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स दिन में एक्टिव होंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ रात में ही एक्टिव होते हैं। तो उन्हें हम नॉर्मली नॉक्टर्नल कहते हैं, और जो दिन में एक्टिव होते हैं उन्हें हम नॉर्मली डायोर्नल कहते हैं। सो लाइट के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिजम्स अपना अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, या अपना जो एबिलिटी है या अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। कुछ फंक्शंस दिन में, कुछ फंक्शंस रात में। अब लाइकवाइज रेस्टिंग और स्लीपिंग भी हो सकता है। कुछ एनिमल्स दिन में भी सो सकते हैं, कुछ एनिमल्स रात में भी सो सकते हैं, और ये जो साइकिल है ये लाइट के रिस्पॉन्स में काफ़ी हद तक होता है। नाउ अब बात करते हैं लाइट का एक हार्मफुल पोर्शन के बारे में, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस। सो ये जनरली हार्मफुल होते हैं, बट कुछ स्पीशीज के लिए हार्मफुल नहीं भी होते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। तो जो सबसे पहला है अल्ट्रावायलेट ए, यानी कि जो ए है उसका वेवलेंथ अगर देखें तो 320 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक है, और ये थोड़ा हार्मफुल होता है। ये बहुत ज़्यादा लीथल नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हार्मफुल होता है। नाउ अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट बी की। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो है 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर, और ये काफ़ी डैमेजिंग होता है। मतलब ये काफ़ी हद तक हमारे बॉडी को या फिर प्लांट्स के लीफ को डैमेज कर सकता है। और अगर जो अल्ट्रावायलेट सी की बात करें तो इसका वेवलेंथ है सबसे छोटा है, यानी कि 100 नैनोमीटर से लेकर के 280 नैनोमीटर तक है। एंड दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक, क्योंकि जितना छोटा वेवलेंथ होता है उतना ही ज़्यादा एनर्जी होता है लाइट के केस में।
तो इसका जो वेवलेंथ सबसे छोटा है तो इसका जो एनर्जी होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा और ये लीथल होता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस अल्ट्रावायलेट रे। सो अगर हम नॉर्मली इनके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमारा जो ओजोन लेयर है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो सी वाला पार्ट है और बी का हाफ, तो हाफ ऑफ बी एंड सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारा जो ओजोन लेयर है अर्थ के आसपास वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आपने सुना होगा कि रिसेंटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर का जो है वो डिप्लीशन हो रहा है, तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज के जो हार्मफुल पोर्शन है यानी कि ए बी सी और खासकर बी और सी ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगा, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में म्यूटेशन भी हो सकता है और म्यूटेशन जेनेटिक चेंज ला सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर किसी स्पीशीज के रिप्रोडक्टिव सेल्स में आ गया और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में म्यूटेशन चला गया, तो वो जनरली काफ़ी हद तक वो जो म्यूटेशन है वो सर्वाइव कर जाता है स्पीशीज के अंदर, तो उसके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और उस अल्ट्रावायलेट रे की वजह से बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम लाइट जोन्स इन डीप लेक्स एंड ओशियंस की बात करते हैं। तो सरफेस पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें तो लाइट की जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो डेंस फॉरेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। तो डेंस फॉरेस्ट में जो टॉल ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको तो सनलाइट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो काफी ऊपर तो उनके लीव्स होते हैं, तो वहां तक तो दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऊपर वाली जो ट्रीज हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर जो मॉडरेट ट्रीज होते हैं, मॉडरेट प्लांट्स होते हैं, जो मॉडरेट और लो हाइट वाले जो होते हैं, तो इनको दिक्कत हो जाता है सनलाइट का। यानी कि जो टॉल ट्रीज हैं जिनके लीव्स काफी ऊपर तक गए हैं और इनके स्टेम्स काफी लंबे हैं, तो इनका शेड पड़ता है इन दोनों पे। यानी कि ऊपर वाले टॉल ट्रीज तो लाइट सनलाइट ले लिए, लेकिन इन दोनों को लाइट की कमी हो जाती है क्योंकि इन दोनों के केस में लाइट थोड़ा इन पर कम मिलता है, क्योंकि जो शेड है ना वो शेड आ जाता है टॉल ट्रीज का। तो टॉल ट्रीज को दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को लाइट की दिक्कत है। तो ये तो हम टेरेस्ट्रियल के लिए बात कर सकते हैं। अब हम एक्वेटिक के लिए बात करेंगे कि समंदर के अंदर या ओशियंस के अंदर लाइट का क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है या लाइट के वेरिएशन से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो जनरली हम किसी भी डीप लेक को, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा झील जिसे हम कहते हैं, या ओशियन, तो ओशियन तो महासागर होते हैं, इससे बड़ा वाटर बॉडी तो होता ही नहीं है। एंड द बिगेस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ इज द पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन हो गया या फिर जो कोई भी ओशियन हो गया या डीप लेक होता है, तो यहाँ पर हम दो, एक हो गया जो जमीन के आसपास वाला पार्ट है। सपोज दिस इज द लैंड एरिया, this is the land and this is water body। तो यहाँ पर डीप लेक्स में या ओशियंस में हमें दो टाइप के एरियाज पाए जाते हैं। एक जो कि लैंड के काफी पास वाले एरिया होते हैं, यानी कि दीज पार्ट्स, तो यहाँ पर सनलाइट जो होता है ना नीचे तक पेनेट्रेट कर जाता है। यानी कि पहला वाला कौन है, नियर द शोर, यानी कि जो जमीन के साइड वाला जहां से लेक का स्टार्टिंग हो रहा है उस साइड वाला जो एरिया है उसे हम कहते हैं लिटोरल जोन। तो लिटोरल जोन में क्या होता है कि लाइट वाटर का लेवल काफी कम होता है, यानी कि काफी शैलो वाटर होता है। तो यहाँ पर जो शैलो वाटर है तो सनलाइट जो है वो सरफेस तक आ जाता है। सनलाइट जो है वो सरफेस के साथ साथ जो डेप्थ में होते हैं ना वहां तक भी सनलाइट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट जो कि नीचे में होंगे, कुछ प्लांट जो कि सरफेस जो कि बेड पर होंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा शैलो वाटर है, डेप्थ नहीं है, और कुछ प्लांट होंगे जो कि सरफेस पर होंगे। तो यहाँ पर यानी कि लिटोरल जोन में दोनों तरह के प्लांट हो रहे हैं।
सरफेस पे भी और बेड पर भी। लेकिन जब हम डीप वाटर में आते हैं, डीप वाटर यानी कि ओपन वाटर, तो उसे हम लिम्नेटिक कहते हैं। उस जोन को हम कहते हैं ओपन वाटर जोन या लिम्नेटिक जोन। तो यहाँ पर डेप्थ के बेसिस पर हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को या फिर एरियाज को। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि लिटोरल जोन है वो शोर के पास वाला एरिया है, यहाँ पर शैलो वाटर है, यहाँ पर सरफेस पर भी प्लांट्स पाए जाएंगे और नीचे में भी यानी कि जो बेड वाला पार्ट है वहां भी पाए जाएंगे, क्योंकि सनलाइट नीचे तक यहाँ पर इजिली पहुंच जाता है क्योंकि वाटर काफी शैलो है। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया है दैट इज द ओपन वाटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्नेटिक जोन। तो यहाँ पर हमें 3 कैटेगरी पढ़ने हैं प्लेसेस के या डेप्थ की बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला है दैट इज द फोटिक जोन या फोटिक एरिया कह सकते हैं। तो फोटिक जोन में क्या होता है कि जो वाटर का डेप्थ है वो 20 to 40 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हो सकता है। अब ऐसा क्यों कि इतना बड़ा रेंज ले रहे हैं? सपोज करो कि पानी जो है वो बहुत क्लीन है, पानी काफी क्लियर है, तो सनलाइट काफी नीचे तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर हम ओपन सीज की बात करें तो जहां पे वाटर काफी क्लियर होता है, पानी में ज्यादा गंदगी नहीं होता है, तो वहां पे सनलाइट 200 मीटर नीचे तक जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ अदर एरियाज की बात करें जहां पे कि लेक्स के केस में, तो लेक्स का पानी सीज के पानी के जितना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि लेक्स में काफी ज्यादा लैंड एरिया होता है और आसपास में लैंड एरिया की वजह से काफी ज्यादा उसमें सॉल्यूट्स जाते हैं। तो लेक्स के केस में 20 to 40 मीटर के नीचे लाइट नहीं जा पाता है। लेकिन अगर वाटर क्लियर है, काफी पानी साफ है, तो 200 मीटर तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है यहाँ पर जो एरियाज हैं। तो ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं ऊपर वाले एरिया को कहते हैं यूफोटिक जोन। तो यूफोटिक जोन में क्या होता है कि ये सरफेस के आसपास वाला एरिया होता है या सरफेस के थोड़ा सा नीचे वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर सनलाइट तो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये एक तरह से ऑटोट्रोफिक होते हैं और ऑटोट्रोफिक होने की वजह से ये फूड का फॉर्मेशन या फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो डीप वाटर है यानी कि जो ओपन वाटर वाला एरिया है लिम्नेटिक जोन, वहां पर अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए या एक्वेटिक फूड चेन के लिए दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, क्योंकि यही तो मेन प्रोड्यूसर है। और कोई भी फूड चेन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, बिना प्रोड्यूसर के फूड चेन नहीं चल सकता है। तो एक्वेटिक फूड चेन, खासकर जो ओशियन फूड चेन हो गया, वहां पर उसे चलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। इनके बिना जो एक्वेटिक फूड चेन है वो नहीं चल सकता है। तो ये आ गए सबसे सरफेस वाले एरिया पे। अगर हम ओपन वाटर की बात करें तो यहाँ पर ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे सरफेस के आसपास होंगे और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फूड फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम फोटिक जोन में ही थोड़ा नीचे की ओर जाएं तो उस जोन को कहते हैं डिसफोटिक जोन, यानी कि 200 मीटर के आसपास या 180 मीटर 190 मीटर के आसपास अगर हम जाएं तो उसे हम कहते हैं डिसफोटिक जोन। तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप्स जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं पाए जाते, लेकिन हो सकता है कि कुछ अदर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स काफी रेयरली पाए जाएंगे, वो भी कोई एबंडेंस में नहीं होंगे, क्योंकि सनलाइट जो होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपेंसेशन पॉइंट है, जो कि आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा, लाइट उससे भी कम होता है यहाँ पर। तो इसीलिए लाइट की अवेलेबिलिटी यहाँ पर इतनी कम होती है कि ऑटोट्रोफ्स को कोई लाइट का एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो तभी वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि लाइट वहां पर आ ही नहीं पा रहा है ठीक से। तो जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे प्रोड्यूसर्स रेयर हो गए, यानी कि डिसफोटिक जोन में प्रोड्यूसर्स काफी रेयर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफंडल जोन की। तो प्रोफंडल जोन जो होते हैं और नीचे, यानी कि 200 मीटर के और काफी नीचे जाएंगे तो आता है प्रोफंडल। अब यहाँ पर लाइट तो बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करने वाला है, तो जब लाइट पेनिट्रेट करेगा ही नहीं तो यहाँ तो कोई ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं।
तो यहाँ पर आखिर कौन सर्वाइव करेंगे? तो यहाँ पर कंज्यूमर सर्वाइव करेंगे। तो कंज्यूमर कंज्यूमर के लिए फूड कहाँ से आएगा? तो कंज्यूमर के लिए फूड ऊपर से आएगा। तो अगर यहाँ पर कंज्यूमर हैं तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर हैं तो उसके नीचे होंगे कंज्यूमर, यहाँ पर है प्रोड्यूसर तो यहाँ पर होंगे कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे कंज्यूमर। कंज्यूमर कहाँ है? प्रोफंडल जोन में। तो यहाँ पर भले ही फूड का सिंथेसिस करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, बट स्टिल इसके नीचे अगर हम जाएं तो वहां तो और भी बिल्कुल भी कंज्यूमर्स का होना मुश्किल है। और कंज्यूमर्स अगर हैं भी तो दो टाइप के, यानी कि स्कैवेंजर्स और डेट्राइटिवर्स, यानी कि यहाँ हंटर्स नहीं है, हंट करने वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? स्कैवेंजर्स जो कि मरे हुए को खाते हैं, और डेट्राइटिवर्स जो कि डिकम्पोज्ड खाना को खाते हैं या डिकम्पोज करते हैं खाना को खाते वक्त। यानी कि नेचर के लिए ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को फिनिश ऑफ करना इन्हीं का काम होता है। तो सबसे ऊपर ओपन वाटर्स में सबसे ऊपर हो गए प्रोड्यूसर्स, उसके नीचे हो गए कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स प्रोफंडल में भी हैं और बेंथिक में भी है। बेंथिक में जो कंज्यूमर्स हैं वो हैं स्कैवेंजर्स या डेट्राइटिवर्स। तो ये जो बेंथिक जोन वाले होते हैं ये 1 किलोमीटर के नीचे या 500 मीटर के नीचे होते हैं। तो ये जो बेंथिक वाला है दिस इज द बेड वाला एरिया, एंड ये जो प्रोफंडल है वो 500 मीटर के आसपास वाला है, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा इसे कहते हैं प्रोफंडल। यहाँ लाइट एंटर नहीं करेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर के आसपास होता है या उससे ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर 500 मीटर पर हमारे पास सिर्फ कंज्यूमर है, नो प्रोड्यूसर। अब सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, यानी कि नीचे में भी तो कोई ना कोई जमीन होगा ना, पानी कितना भी गहरा हो नीचे में तो जमीन होगा ही ना, चाहे 1 किलोमीटर नीचे हो चाहे 10 किलोमीटर। अब आपने सुना होगा कि अर्थ का जो सबसे डेप्थ वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मारियाना ट्रेंच। So it is the deepest point on earth and it is approximately 11 kilometers. I don't know the exact measurement, but ये approximately 11 किलोमीटर के आसपास है मारियाना ट्रेंच। तो कितना भी गहरा पानी हो नीचे में एक बेड तो होगा ही ना, यानी कि सरफेस हो तो होगा ही नीचे में। तो वहां पर वाले एरिया को हम कहते हैं बेंथिक। तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर होगा क्योंकि लाइट होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं होते हैं, जैसे समुद्र के अंदर कहीं कहीं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ पे कि नीचे का जो अर्थ का हीटेड पोर्शन है, लावा वाला पोर्शन है, उसकी वजह से हीट रहता है। तो वहां पर फोटो ऑटोट्रोफ्स तो नहीं होंगे, लेकिन कीमो ऑटोट्रोफ्स हो सकते हैं। तो कीमो ऑटोट्रोफ्स भी एक तरह के प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल प्रोड्यूसर है, वो कौन है? वो है कीमो ऑटोट्रोफ्स। बट कोई भी फोटो ऑटोट्रोप यानी कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर लाइट तो है नहीं, तो यहाँ पर एक अकरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज लुमिनेसेंस। तो इस लुमिनेसेंस को हम बायोलुमिनेसेंस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना खुद का लाइट थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो वहां पर यानी कि जो बेंथिक एरियाज वाले फिशेज होते हैं या फिर कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें जनरली बहुत कॉमनली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं। तो उस फिनोमिनन को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं वो कैसे हैं? स्कैवेंजर्स यानी कि जो मरे हुए पार्ट को खाते हैं, और डेट्राइटिवोर्स जो कि डीकम्पोज करते हैं, जैसे कि फंजाई का भी एक डेट्राइटिवोर वाला रोल होता है। अब यहाँ पर ये मरे हुए कहाँ से आते हैं? तो ऊपर वाले लेयर में जो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे वो डिसेंड कर सकते हैं नीचे की ओर। तो वो जो मरे हुए पार्ट जो कि कंज्यूमर्स ऊपर में थे, वो जब मरेंगे तो जब नीचे जाएंगे तब उन्हीं को ये स्कैवेंज करेगा या उसी को ही डीकम्पोज करके ये नीचे वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ओशियन के अंदर नॉर्मल फूड चेन चलता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में प्रोड्यूसर, फिर उसके नीचे कंज्यूमर, फिर उसके नीचे स्कैवेंजर और डेट्राइटिवोर। तो ये एक तरह से ओशियन वाला फूड चेन या डीप सी फूड चेन कह सकते हैं, या डीप लेक फूड चेन हम उसे कह सकते हैं। So now we have seen the impact of life in a very brief way on living organisms. तो हमने देख लिया कि लाइट कैसे इंपैक्ट करता है और कैसे फूड चेन चलता है टेरेस्ट्रियल में हमने अभी जस्ट देखा था कि सबसे ऊपर वाले ट्रीज को लाइट का कोई दिक्कत नहीं होता है, उसके नीचे जो एवरेज हाइट और लो हाइट वाले प्लांट्स होते हैं उनको ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। लाइकवाइज एक्वेटिक फूड चेन में भी या एक्वेटिक सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है लाइट का,
कि नीचे जाने पे लाइट कम है तो फिर ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन हो रहा है. सो नाउ वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स.